नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी में एक बार फिर से। चलिए, जो हमारा कोर्स चल रहा है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का, उसी में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ऋग्वेदिक काल। तो सबसे पहले अपन इसके पहले कुछ बात करते हैं वैदिक काल के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, जैसा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम अब हम ऋग्वेदिक काल की तरफ चलने वाले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक काल का प्रारंभ हुआ। वेदों से संबंधित होने के कारण इस काल को वैदिक काल भी कहा गया। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि फिर वैदिक काल को ही जो है वो दो भागों में बांटा गया। ठीक है, तो उसी में जो पहला पार्ट है वो है ऋग्वेदिक काल, जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ऋग्वेदिक काल की क्या स्थितियाँ थी, किस प्रकार से मनोरंजन के साधन थे, कंप्लीट पैकेज जो है वो हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक बटन पर प्रेस कर दें सबसे पहले। चलिए, इसके पहले और अपन बात करते हैं कि एक टॉपिक आता है आर्य, एक शब्द आता है आर्य, कि आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जैसे कि मध्य एशिया, पहला मत की अपन बात करें तो वो है मध्य एशिया वाला। मैक्स मुलर नाम के जो विद्वान थे वो ये मानते थे कि आर्यों की जो उत्पत्ति है वो मध्य एशिया से हुई। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया से मानने वाले कौन थे, तो उसका आंसर होगा मैक्स मुलर। अब यहाँ पे जो अपन आर्य शब्द की बात कर रहे हैं, इसका मतलब भी अगर अपन समझें तो इसका मतलब होगा कुलीन, या फिर अपन कह सकते हैं एक अभिजातीय वर्ग। ठीक है, कुलीन या फिर एक उच्च वर्ग जिसकी अपन बात कर सकते हैं। आर्य शब्द एक कुलीन वर्ग के लोगों के लिए प्रयोग होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति जो है वो आर्कटिक से हुई। तो ये जो मत देने वाले थे वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस। तो इस तरह की जो बात है वो किसने कही थी, बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। इसके बाद कुछ विद्वान जो है वो यूरोप का मत भी बताते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति यूरोप से हुई। कुछ जो है जो भारतीय विद्वान है वो आर्यों की उत्पत्ति भारत से भी बताते हैं। भारत में भी वो सप्त सिंधु प्रदेश का उदाहरण लेते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति सप्त सिंधु प्रदेश में हुई। ठीक है, कुछ भारतीय जो है वो मध्य भारत से बताते हैं। ठीक है, जैसे राजबली पांडेय जो हैं वो आर्यों की उत्पत्ति मध्य भारत से बताते हैं। और कुछ भारतीय विद्वान आर्यों की उत्पत्ति कश्मीर से बताते हैं। तो इस तरह से आर्यों की उत्पत्ति के भी अलग अलग सिद्धांत हैं। ठीक है, तो आर्यों की उत्पत्ति के बाद अब चलो हम शुरू करते हैं ऋग्वेदिक काल के बारे में। सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड, ऋग्वेदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो काल है वो हमारा ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। ऋग्वेद से संबंधित होने के कारण इसको ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऋग्वेदिक काल की नदियों के बारे में। देखिए, यहाँ पर मैं वापस क्लियर करूँगा कि हम परीक्षा के दृष्टिकोण को लेकर ही चलेंगे। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता भी हमने पढ़ी, तो है तो बहुत विस्तार से वो, पर हमने केवल परीक्षा के दृष्टिकोण को लेकर ही चले हैं हम। इसी तरह से हम ऋग्वेदिक काल को भी परीक्षा के दृष्टिकोण से लेकर ही चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन नदियों की बात करते हैं कि उस समय वर्तमान में जो नदियां हैं उस समय उनका प्राचीन नाम क्या था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं घग्गर नदी की। घग्गर, इसी को सरस्वती नदी भी कहा जाता है। ठीक है, घग्गर सरस्वती। नदीतमा, इसका प्राचीन नाम क्या था, नदीतमा। घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम क्या था, नदीतमा कहते थे घग्गर नदी को। उसके बाद अपन बात करते हैं व्यास। व्यास को कहा जाता था विपाशा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं रावी। रावी को उस समय कहा जाता था परुषणी। उसके बाद अपन बात करते हैं गंडक। गंडक को उस समय कहा जाता था, गंडक की अपन बात करते हैं गंडक को कहा जाता था सदानीरा। अब यहाँ पे एक शब्द आया है विंशन। विंशन यानी वो स्थान जहाँ पर जो है वो सरस्वती नदी जो है वो लुप्त हो चुकी थी, उसको विंशन जो है वो कहते थे। यहाँ पर ये आप ध्यान रखिएगा। गंडक सदानीरा के लिए प्रयुक्त होता था, सतलज के लिए शतुद्री प्रयुक्त होता था। चिनाब को उस समय अस्किनी कहा जाता था। झेलम को उस समय वितस्ता कहा जाता था। अब ये तो थी भारत की नदियाँ, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ठीक है, ये अफगानिस्तान में प्रयुक्त होने वाली नदियाँ हैं। काबुल को कुमा कहा जाता था।
गोमल को गोमती और स्वाद को स्वास्तु। तो इस तरह से ये नदियों के नाम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन नाम, वर्तमान नाम देकर उनका प्राचीन नाम पूछा जाता है, या फिर मैच के माध्यम से इधर प्राचीन नाम दे दिए जाते हैं और इधर उनके वर्तमान नाम दे दिए जाते हैं और उनको मैच करने के लिए कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं राज व्यवस्था से। सबसे पहले अपन बात करेंगे, नंबर 1 हम बात करेंगे राज व्यवस्था। देखिए, ऋग्वैदिक काल की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी परिवार। ठीक है, परिवार सबसे जो थी वो सबसे छोटी इकाई थी। परिवार का जो मुखिया था उसको कहते थे कुलप। क्या कहते थे? कुलप कहते थे। कुलप ये वर्ड है, आप ध्यान रखिएगा, कुलप। उसके बाद में परिवार से क्या बनता था? ग्राम। ग्राम का विकास होता था। ठीक है, सबसे छोटा परिवार, उसके ऊपर फिर ग्राम आता था। ग्राम के मुखिया को कहते थे ग्रामीणी। क्या कहते थे? ग्रामीणी। फिर गांवों के समूह से बनता था विश। विश बनता था। विश के मुखिया को कहते थे विशपति। विशपति। और विशों के समूह से बनता था जन, और जन का जो मुखिया कहलाता था राजन या राजा। तो यहाँ से जन जो है ये प्रोसेस है पूरा, ये स्टेप्स है। सबसे पहला है परिवार, परिवार से बना ग्राम, ग्राम से बना विश, विश से बना जन, और जन का मुखिया राजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि राजा जो था उस समय आनुवंशिक नहीं था। राजा का पद कोई आनुवंशिक नहीं था, और राजा कोई पर्टिकुलर राजा नहीं था कि वो पूरे साम्राज्य पर जिस तरह से राज करेगा। राजा उस समय केवल कबीलों का सरदार हुआ करता था। वो कबीलों के हितों के बारे में सोचता था और उन्हीं के हितों के पर जो है वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का कार्य करता था। कौन करता था? राजा। राजा शब्द वहाँ पर उसके लिए प्रयुक्त होता था। उसके बाद में धीरे धीरे वो एक पूरे साम्राज्य का अधिकारी बन गया, वो एक अलग बात है, वो बाद में बात करेंगे। पर यहाँ तक जो स्थिति बनती है वो उसकी केवल कबीली सरदार के रूप में ही बनती है। तो उस राजा के पास 12 तरह के अधिकारी होते थे। 12 अधिकारी होते थे जिसको रत्नी कहा जाता था। और ये जो राजा जो था वो रत्नियों के घर जाकर उन्हें किसी ना किसी तरह का उपहार जो है वो दिया करता था। अब इन 12 अधिकारियों में जो सबसे प्रमुख होता था, सबसे मेन, उसको कहा जाता था पुरोहित। पुरोहित सबसे मेन होता था। पुरोहित का जो पद था वो आनुवांशिक था, यानी पिता, वंशानुगत कह सकते हैं कि पिता के बाद पुत्र जो है वो पुरोहित बनेगा। ये राजा का प्रधान अधिकारी होता था। अब देखिए, अब यहाँ पे 3 वर्ड हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है आपके सामने विदत। विदत क्या थी? विदत ये उस जमाने की ऋग्वैदिक काल की एक क्या कह सकते हैं, प्राचीन संस्था थी। सबसे प्राचीन संस्था की अगर बात अपन करते हैं तो उसका नाम कहलाएगा विदत। ये क्या करती थी? ये ज्ञान और विद्या से संबंधित थी। ठीक है, और इसमें स्त्रियों की भागीदारी भी रहती थी। स्त्रियों की भागीदारी भी विदत में रहती थी। फिर अपन बात करते हैं सभा। न्याय संबंधी जो भी कार्य होते थे वो सब सभा के कार्य थे। सभा के द्वारा न्याय संबंधी निर्णय लिए जाते थे। और फिर था समिति। केंद्रीय राजनीति, इसमें महिलाओं की भागीदारी कम होती थी या नहीं के बराबर होती थी, ये आप ध्यान रखिएगा। केंद्रीय राजनीति में जो मुख्य रूप से जो समिति काम करती थी उसका नाम था समिति, उसका नाम ही समिति है। ठीक है, अब देखिए, अब उस जमाने में जो युद्ध होते थे जो वो राज्य की आकांक्षा से नहीं होते थे, वो युद्ध होते थे पशुधन के लिए। पशुधन, क्योंकि उस जमाने में जो पशुधन को ही सबसे बड़ी संपदा माना जाता था। संपदा के रूप में पशुधन थे। तो युद्ध जो होते थे 2 राजाओं के मध्य में, तो वो पशुधन के लिए होते थे। तो ये हमने राज व्यवस्था के बारे में बात की कि राजनीतिक इकाई उस समय कैसी थी। अब हम आगे चलकर बात करते हैं, नंबर 2 पे अपन आते हैं सामाजिक व्यवस्था की। वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है, देखते रहिएगा क्योंकि मैं कंप्लीट कराऊंगा इसको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। समाज में किस तरह का वातावरण था, कैसी व्यवस्था थी, वो अपन बात करते हैं। देखिए, पितृ सत्तात्मक परिवार थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा कि मातृ सत्तात्मक परिवार थे, पर वो ऋग्वैदिक काल में आते आते क्या बदल गए, वो पितृ सत्तात्मक में बदल गए। ठीक है, मतलब पिता मुख्य होने लग गए। और उसी परिवार का जो मुखिया होता था पितृ सत्तात्मक परिवार में, और यहाँ अपन बात कर सकते हैं संयुक्त परिवार, तो संयुक्त ही थे पर उसमें पितृ सत्तात्मक थे। और उस परिवार के मुखिया को कहा जाता था गृहपति, या फिर अपन बात कर सकते हैं कुलपति के बारे में। कुलपति भी कह सकते हैं या गृहपति भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमने बात की सामाजिक व्यवस्था की। उसके बाद अपन बात करते हैं नंबर 3 पे आते हैं अपन पहनावा। किस तरह का पहनावा पहनते थे? 3 तरह के वस्त्रों का उल्लेख है यहाँ पे। पहला है नीवी। नीवी नीवी का मतलब है अंतः वस्त्र, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं वास। शरीर के निचले भागों में जो पहने, उस समय जो वस्त्र पहने जाते थे उसको कहा जाता था वास। और शरीर के ऊपरी भाग पर जो वस्त्र पहने जाते थे उसको कहा जाता था अधोवास, अध्योवास, ठीक है। तो 3 तरह के वस्त्र का उल्लेख है यहाँ पे, नीवी, वास और अध्योवास। अब एक तरह का वर्ड यहाँ पे आपके सामने आता है उष्णीय। उष्णीय का मतलब होता है उच्च वर्ग के लोग। उस जमाने में जो उच्च वर्ग के जो लोग थे वो पगड़ी पहनते थे, पगड़ी। तो पगड़ी के लिए यहाँ पे उष्णीय शब्द का प्रयोग हुआ है। और पेशच, पेशच यानी जो होता है जो नर्तकियाँ, डांसर्स, ठीक है। नर्तकियाँ जो उस समय जो वेशभूषा पहनती थी नाचते समय, तो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसका नाम है पेशच। ये आप ध्यान रखिएगा। इन 5 में से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 4, मनोरंजन। मनोरंजन के क्या साधन थे? तो मनोरंजन के साधन तो सेम ही थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में थे, वही थे। मतलब आउटडोर, रथ दौड़ ले लो, गुड़ दौड़ ले लो, शिकार करना ले लो। तो ये सब जो थे वो क्या थे? उनके मनोरंजन के साधन थे, ठीक है। मनोरंजन की बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे नंबर 5, स्त्रियों की स्थिति के बारे में, कि उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी। यहाँ से भी 100% क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सबसे पहली बात थी कि उस समय ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो थी वो अच्छी थी। उनको पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। पुरुषों को जो अधिकार थे वही महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त थे। उपनयन संस्कार, उस समय उपनयन संस्कार में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती थी। महिलाओं को भी उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। उस समय अगर कोई महिला अगर विधवा है तो वो अपने देवर से विवाह कर सकती थी, या फिर किसी भी अन्य पुरुष से उसे विवाह करने का अधिकार था। विवाह संबंधी किसी प्रकार की रोक टोक यहाँ पर नहीं थी। और अपन बात करते हैं कि अनुलोम प्रतिलोम विवाह भी उस समय था। अनुलोम का मतलब होता है, अनुलोम प्रतिलोम यानी उच्च वर्ग का लड़का निम्न वर्ग की लड़की, निम्न वर्ग की लड़की उच्च वर्ग का लड़का, ठीक है। तो इस तरह का जब विवाह होता है, ठीक है, तो उसको अनुलोम प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। तो ये भी उस समय मान्य थे। अब एक वर्ड आता है आपके सामने, वहतु। वहतु क्या था? विवाह के अवसर पर जो सामान जो था वो दिया जाता था कन्या की ओर से वर को। तो उस समय, या जैसे कि आज के ज़माने में बात करते हैं दहेज, तो उस समय उसको वहतु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वहतु, ठीक है। अब एक बात करते हैं अमाजू। वे स्त्रियां या फिर वे लड़कियां जो अधिक उम्र होने पर भी अविवाहित रहती थी उसको अमाजू कहा जाता था। तथा वे महिलाएं या फिर वे लड़कियां जो आजीवन कुंवारी रहती थी या फिर अविवाहित रहती थी उनके लिए ब्रह्मवादिनी शब्द का प्रयोग होता था। तो यहाँ पे ब्रह्मवादिनी शब्द जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों के लिए है, और अमाजू यानी दीर्घ समय तक अविवाहित रहने वाली लड़कियों के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये हमने बात यहाँ पर कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं नंबर 6, वर्ण व्यवस्था की, कि उस जमाने में वर्ण व्यवस्था का प्रकार क्या था, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार थी। चलिए बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी, रंग पर आधारित नहीं थी, ठीक है, कर्म पर आधारित थी। जो जैसा कर्म करेगा उसका वैसा वर्ण होगा। 3 वर्ग थे उस समय समाज में। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, और तीसरा था विश्य या फिर अपन कह सकते हैं वैश्य। वैश्य के साथ में सामान्य जन भी आते थे, दूसरे जन भी आते थे, ठीक है। और यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट बात है कि ऋग्वेदिक काल में जो थी वो दास प्रथा का प्रचलन था, यानी दास प्रथा उस समय मौजूद थी। ऋग्वेदिक काल में दास थे। अब देखिए यहाँ पे एक बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हम बहुत जगह पढ़े हुए हैं कि ब्रह्मा जी, ऐसा माना जाता है ऋग्वेदिक काल में कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जंघाओं से वैश्य बने और पैरों से शूद्र बने। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से किसकी उत्पत्ति हुई थी, ये ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद में माना गया है। अब वो बात करते हैं नंबर 7, धार्मिक जीवन। धर्म के संबंधित उनके किस प्रकार के विचार थे, ये अपन बात करते हैं। देखिए, बहुल देवतावादी
पर एकेश्वरवाद, बहुत सारे देवताओं को मानते थे पर एकेश्वरवाद की धारणा भी उनके अंतर्गत थी। 33 देवताओं का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कितने देवताओं का उल्लेख मिलता है? 33 देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में हमें मिलता है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आकाश यानी घोष। घोष शब्द आकाश के लिए आया है। आकाश और पृथ्वी को वो सभी देवताओं का माता पिता कहते थे। आकाश को कहते थे पिता और पृथ्वी को वो कहते थे माता। तो माता और पिता की तुलना वो घोष व पृथ्वी से करते थे। ऋग्वेदिक काल का सबसे प्रमुख देवता था इंद्र, जिसका ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख हुआ है। 250 बार जो है वो उल्लेख किया गया है, 250 बार। दूसरा प्रमुख देवता था अग्नि। अग्नि का 200 बार उल्लेख किया गया है, 200 टाइम्स। तीसरा था वरुण और चौथा था सूर्य। 4 देवताओं का मुख्य रूप से उल्लेख किया जाता है, पर इनका जो सबसे फेवरेट अपन बात कर सकते हैं, सबसे और भी देखिए इंद्र तो सबसे फेवरेट ही है। इसके बाद में जो था वो थे रुद्र। रुद्र का अवतार ये मानते थे। रुद्र का अपन कह सकते हैं शिव जी, ठीक है, वो रुद्र का अवतार मानते थे। अब अपन बात करते हैं नंबर 8 की बात करते हैं, आर्थिक जीवन। ठीक है, खान पान की अपन बाद में बात करेंगे, पहले आर्थिक जीवन की बात कर लेते हैं। पशुपालन मुख्य था। कृषि तो थी पर सबसे फर्स्ट नंबर पे पशुपालन था। पशुपालन के बाद दूसरा नंबर कृषि का आता था। पशुपालन मुख्य रूप से था। पशुपालन में सबसे पहले तो जो इनका मुख्य रूप से जो था वो था गाय। गाय को वो सबसे प्रमुख पशु की तुलना देते थे। गाय का उल्लेख ऋग्वेदिक काल में जो है वो 176 बार आया है, 176, 176 बार आया है। गाय का उल्लेख 176 बार किया गया है। गाय के लिए ही अलग अलग शब्द आए हुए हैं, जिसको अपन कह सकते हैं गद्य, भव्य, गोशु और गवेषण। ये सब गाय के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि गाय को जो है वह अवध्य माना गया है, यानी वध नहीं किया जा सकता उसका। तो इस कारण से गाय ऋग्वेदिक काल का एक पवित्र पशु भी था। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि बाघ व हाथी का उल्लेख नहीं मिलता, यानी ऋग्वेदिक काल में हमें बाघ और हाथी का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता। चलिए अब अपन बात करते हैं खान पान की। किस प्रकार का खान पान था? सामान्यतः ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे वो शाकाहारी थे। विशेष अवसरों पर मांसाहार भी करते थे, पर सामान्यतः वह शाकाहारी थे। मछली खाने से घृणा करते थे। तो यहाँ पर हम वापस कंपैरिजन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मछली खाने का मतलब उनको बहुत कह सकते हैं कि प्रेम था, ठीक है। पर यहाँ पर वही ऋग्वेदिक कालीन जो लोग हैं वो मछली खाने से क्या करते थे? घृणा करते थे। गाय जो कि इम्पोर्टेंट है, उसका वर्णन ऋग्वेदिक काल में 176 बार हुआ है, 176 बार। अब यहाँ पे कुछ खान पान संबंधी कुछ विशेष व्यंजनों की बात करेंगे, जैसे कि दूध से मिश्रित एक पुआ होता था, उसको कहा गया है अपूप। दलिया, दलिये के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है करम्ब। और उस समय जो सोमरस जो था उसको ऋग्वेदिक काल के लोग अमृत के समान मानते थे। और सुरा यानी शराब को जो है वो बहुत ही खराब मानते थे, मतलब शराब का सेवन वो नहीं करते थे। अब हम कुछ विशेष बातें भी करते हैं, जैसे कि ऋग्वेदिक काल में सिंचाई का क्या क्या उपाय थे, सिंचाई वो किस प्रकार करते थे। एक प्रकार आता है स्वयंजा। स्वयंजा यानी होता है वर्षा या तालाब के द्वारा खेतों में की गई सिंचाई को उस समय स्वयंजा कहा गया है। खनित्रमा, कुएं से जब सिंचाई की जाती थी उसको खनित्रमा शब्द का प्रयोग किया गया है। और नालियों के द्वारा खेतों में पानी पहुंचाना, उसके लिए कुलिया शब्द का प्रयोग किया गया है। कुलिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाली से खेतों में पानी पहुंचाने के लिए कुलिया शब्द का प्रयोग किया गया है। अब जो ऋग्वेदिक कालीन जो जनता थी वो जब राजा को कर देती थी उसको कहा गया है बलि। क्या कहा गया है? बलि। और ये एक स्वैच्छिक कर था, यानी जनता जो थी वो स्वेच्छा से राजा को कर प्रदान करती थी। तो यहाँ पे बलि शब्द किसके लिए आया है? कर के लिए आया है। निष्क, निष्क शब्द यहाँ पे मुद्रा के लिए है। कहीं कहीं पर यह आभूषण के रूप में भी मिलता है और मुद्रा के रूप में भी मिलता है। तो मुद्रा, आभूषण के रूप में मुद्रा, इस शब्द का प्रयोग हम इसके लिए कर सकते हैं, निष्क के लिए। ये लेन देन में उस समय काम आता था। और ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे वो चांदी और लोहे का उल्लेख नहीं मिलता, यानी कि ऋग्वेदिक कालीन जो लोग चांदी और लोहे से परिचित नहीं थे।
ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो ऋग्वेदिक काल से संबंधित लगभग सभी तरह के जो विषयों को हमने टच किया है और सभी एक साथ हम यहाँ पर लेकर आए हैं। अब यहाँ पे कुछ ऋग्वेदिक कालीन से जो स्त्रियों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनमें नाम भी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन थी, ठीक है। तो जैसे कि अपन बात करते हैं अपाला, घोषा, लोपमुद्रा, सिक्ता, विश्वरा, ये उस समय की जो थी वो विदुषी स्त्रियाँ कहलाती थी। तो ये पूरा ऋग्वेदिक काल से संबंधित वीडियो है। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रीड के जो जितने भी अपने प्रतिभागी हैं उन सभी तक ये हमारे जो वीडियोज़ हैं, ये पूरा कोर्स जो है वो ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।